कुछ देर पहले ही जो हमने कवर किया था उसमें हमने देख लिया था किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो रहा है, क्रिप्स मिशन कैसे आया और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, ई राघवेंद्र राव ने गांधी जी को क्या सलाह दी, ये वाला पार्ट हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन उसके पहले जो है एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, वो है तिलक दिवस। देखिए तिलक दिवस क्या है, आपको याद होगा जब हम असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे तो उस समय तिलक स्वराज फंड बना था। वो क्यों बना था? क्योंकि उस समय आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु होती तो उन्हीं की स्मृति में जो है तिलक स्वराज फंड बना था। तो यहाँ पर जो है उन्हीं को याद करते हुए जो है 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है रायपुर में। और यहाँ पर जो है तय किया जाता है कि राष्ट्रीय विद्यालय से गांधी चौक तक एक जुलूस निकाला जाएगा और गांधी चौक में एक सभा का आयोजन होगा। तो ये तय किया जाता है ये कार्यक्रम। तो यहाँ पर तिलक दिवस के दिन जो है एक जुलूस निकाला जाता है राष्ट्रीय विद्यालय से गांधी चौक तक और गांधी चौक में एक सभा का आयोजन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं शिवदास डागा। यहाँ पर जो है इस तिलक दिवस का जब आयोजन होता है तो नागपुर से भी कुछ नेता इस आयोजन में भाग लेने के लिए आते हैं। वो नेता का नाम है पन्नालाल देवड़िया, उनकी वाइफ विद्यावती देवड़िया और स्वामी कृष्णानंद। ये 3 लोग जो रहते हैं ये भी जो है तिलक दिवस के दिन जो है भाग लेने के लिए यहाँ पर नागपुर से रायपुर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 8 अगस्त 1942 का दिन रहता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं और जो है करो या मरो का नारा देते हैं। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये ग्वालियर टैंक में जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत से प्रमुख नेता गए रहते हैं। तो वो ये प्रमुख नेता कौन कौन रहते हैं उनका नाम देख लेते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास, शिवदास डागा, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। ये जो नेता का मैंने नाम बताया, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण दास, शिवदास डागा, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये नेता 8 अगस्त की जो मीटिंग होती है वहां पर शामिल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी ऐलान कर देते हैं और 9 अगस्त को सुबेरे सुबेरे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ये नेता जो छत्तीसगढ़ के गए रहते हैं या बोल लीजिए मध्य प्रांत के जो नेता रहते हैं वो ये देखने के लिए कि बंबई में आंदोलन का वातावरण कैसा रहता है वो देखने के लिए वो सड़क पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर पुलिस गिरफ्तार करते रहती है सत्याग्रहियों को जो भी आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन कई जगह सत्याग्रही ऐसे रहते हैं जो पूरे रोड को घेर के रखते हैं। तब वहां पर जो है जो मध्य प्रांत के नेता एक कार में जो है उस क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे रोड में सत्याग्रही जो है रोड को बंद करके रखे हुए हैं। तब वहां पर जो कुछ युवक रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल को पहचान लेते हैं और उनका वहां पर उनको देखते ही नारे लगाने लगते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के लिए और गांधी जी की जय करके नारे लगाते हैं। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल वहां से आगे निकल जाते हैं, जो भी ये नेता रहते हैं सब आगे निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल तय करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है कस्तूरबा गांधी का भी भाषण होने वाला रहता है, लेकिन वहां पर द्वारका प्रसाद मिश्र जो रहते हैं वो गांधी जी को समझाते हैं कि हमको अपना, मुख्य रूप से रविशंकर शुक्ल को समझाते हैं कि हमको जो है अपने प्रांत वापस जाना चाहिए और प्रांत में जाकर जो है अपने हमको इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से द्वारका प्रसाद मिश्र ये भी बोलते हैं कि हमको ये भी डर है कि हम जब वापस जाएंगे तो हमको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब यहाँ पर तय किया जाता है, सभी नेता तय करते हैं कि वो वापस अपने प्रांत में जाएंगे। तो जब मुख्य रूप से यहाँ पर रविशंकर शुक्ल और उनके जो और नेता रहते हैं वो जब मुंबई के स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां पर मध्य प्रांत के 20 से 30 नेता और रहते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सभी नेताओं के लिए टिकट खरीदने जाते हैं। तो उसी समय द्वारका प्रसाद मिश्र जो रहते हैं वो ये बोलते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको जो है मध्य प्रांत में पहुंचते ही पहले ही स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा मलकापुर में। तो रविशंकर शुक्ल उनकी बातों को गौर से सुनते हैं और जो ट्रेन की टिकट रहते हैं वो मलकापुर स्टेशन तक ही लेते हैं। तो अब जो है 9 अगस्त को 1942 को शाम को ट्रेन में बैठते हैं और 10 अगस्त 1942 को मलकापुर के जो स्टेशन जब आता है तो वहां पर जो है पुलिस के द्वारा जितने भी नेतागण वहां से आते रहते हैं बंबई से, उनको मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि जो घनश्याम सिंह गुप्त रहते हैं, ये घनश्याम सिंह गुप्त जो है इस जो मध्य प्रांत के मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तारी हो रही है वहां पे घनश्याम सिंह गुप्त नहीं रहते।
ठीक है। घनश्याम सिंह गुप्ता बाद में आते, उनके साथ ये गुट में घनश्याम सिंह गुप्ता वापस नहीं आते, उनको जो है बंबई में घनश्याम सिंह गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया रहता है। ठीक है, यानी ये मलकापुर स्टेशन में घनश्याम सिंह गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब ये बाद में आते रहते हैं तब बंबई के कुछ स्टेशन के पास इनकी गिरफ्तारी होती है। अगर आप बहुत सी बुक में लिख दिया रहता है कि घनश्याम सिंह गुप्ता जो उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुख्य रूप से मलकापुर में हुई थी, लेकिन अगर आप पीएससी का पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तारी वाला घनश्याम सिंह गुप्ता ऑप्शन में था, नहीं लिया था। ठीक है, तो घनश्याम सिंह गुप्ता की गिरफ्तारी जो है वो मलकापुर स्टेशन में नहीं हुई थी। तो यहां पर जो है बाकी जितने मैंने नाम बताए सबके नेताओं की गिरफ्तारी मलकापुर स्टेशन में हो जाती है। अब यहां पर जब मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तारी होती है तो जो पुलिस ऑफिसर उनको गिरफ्तार करने आया रहता है वो बहुत जोर जोर से हंसता है कि वो सोचता है कि बाकी जो नेता है वो आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तब पंडित रविशंकर शुक्ला और जितने अन्य नेता रहते हैं वो टिकट निकाल कर दिखाते हैं कि वो टिकट ही मलकापुर तक लिए रहते हैं। तब यहां पर जो है द्वारका प्रसाद मिश्र का एक कथन आता है जो आपके पेपर में कभी पूछा जा सकता है, द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट गवर्नमेंट कॉस्ट, यानी अब आगे की जितनी भी बची हुई जर्नी, क्योंकि इनको तो वापस जाना ही था वहां तक, तो अब ये जो है ये पुलिस ऑफिसर लेके जाएंगे, बाकी वो टिकट लेते तो उनका खुद का पैसा लगता। तो अब ये बोलते हैं कि द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट गवर्नमेंट कॉस्ट, यानी अब बची हुई यात्रा जो है वो किसमें करेंगे, जो गवर्नमेंट के पैसों पर करेंगे। तो ये कथन है इसका द्वारका प्रसाद मिश्र का, जो ये पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तार करने आया रहता है वो उनको बोलते हैं। और रविशंकर शुक्ल यहां पर जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उसके बाद एक कथन रविशंकर शुक्ल का भी है कि अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाता और 10 दिन भी मुझे और मिल जाता तो मैं अपने जिले में वापस लौट कर वहां के जितने पुलिस थाने सबको जला देता। तो ये भी एक कथन इंपॉर्टेंट है, 10 दिन मिल गए होते तो जिले के सभी पुलिस थाने को जलाकर राख कर दिया रहता। ये कथन है पंडित रविशंकर शुक्ल का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक आंदोलन था। ठीक है, यहां पर हिंसा का कहीं ना कहीं सहारा पहले से तय था। अब यहां पर हम देखते हैं कि रायपुर में क्या क्या आंदोलन हुआ। तो जैसे ही यहां पर सूचना पहुंचती है कि 9 अगस्त 1942 को जैसे मतलब जो देश के जो प्रमुख नेता हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो 9 अगस्त 1942 को ही तय किया जाता है कि रायपुर के सभी स्कूल कॉलेज और बाजार जो है वो बंद रखे जाते हैं। यानी रायपुर के जितने भी स्कूल कॉलेज और बाजार है वो पूरे तरीके से बंद रहते हैं। और शाम को 4 बजे जो है एक जुलूस निकाला जाता है। वो जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से जुलूस निकलता है जिसमें लगभग 20,000 लोगों की भीड़ रहती है। तो यहां पर याद रखना है कि 9 अगस्त 1942 को शाम को 4 बजे जुलूस निकाला जाता है। वो जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से जो है निकाला जाता है जिसमें लगभग 20,000 की भीड़ रहती है, जिसमें छात्र शामिल रहते हैं, मजदूर शामिल रहते हैं, आम जनता शामिल रहती है और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहते हैं। अब क्या होता है, ये जुलूस जब निकलता है और ये जुलूस कंकाली पारा पहुंचता है तो कंकाली पारा में पुलिस के द्वारा इस जुलूस को रोकने का प्रयास किया जाता है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिसमें नाम है शालिग्राम शुक्ला, भगवती चरण शुक्ल और रामानंद दुबे। ठीक है, ये कुछ प्रमुख लोग हैं, शालिग्राम शुक्ल, भगवती चरण शुक्ल और रामानंद दुबे। इनको जो है कंकाली पारा में गिरफ्तार किया जाता है जब ये जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से निकलकर कंकाली पारा पहुंचता है। लेकिन जुलूस यहां पर रुकता नहीं, जुलूस आगे बढ़ता है। अब ये जुलूस जो है सिटी कोतवाली के पास पहुंचता है। तो जब ये जुलूस सिटी कोतवाली के पास वहां पर पहुंचता है तो पुलिस के द्वारा फिर जुलूस को रोकने का प्रयास किया जाता है। जितने भी नेता रहते हैं जो जुलूस में सबको लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको याद रखना है डिप्टी कमिश्नर जो इस समय रहते हैं जिनका नाम रहता है आर.के. पाटिल, वो स्थिति को संभालते हैं कि कहीं पर गोली चालन में किसी की मृत्यु ना हो जाए, कुछ पथराव ना हो। तो ये सब आर.के. पाटिल जो रहते हैं वो ये संभालते हैं, स्थिति को देखते हुए इस सिचुएशन को संभालते हैं और जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। तो आपको पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहां पर जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे आर.के. पाटिल। ये पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो यहां पर वो स्थिति को संभाल लेते हैं। अब ये जुलूस आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जो है ये जुलूस गांधी चौक में पहुंचता है। अब गांधी चौक में पहुंचता है तो इस जुलूस में के द्वारा जो है वो जुलूस सभा में परिवर्तित हो जाता है और वहां पर एक सभा का आयोजन होता है। उस सभा के सभापति रहते हैं त्रेतानाथ तिवारी, यानी सभा की अध्यक्षता करते हैं त्रेतानाथ तिवारी। और वो भारत छोड़ो आंदोलन और जितने भी नेता गिरफ्तार हुए रहते हैं उसकी निंदा करता है। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी को भाग लेने के लिए यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस सभा में 63 लोगों की गिरफ्तारी होती है
जिसमें से नंद कुमार दानी, प्रभुलाल लखोटिया प्रमुख हैं। तो यहाँ पर 63 लोग गिरफ्तार होते हैं, नंद कुमार दानी और प्रभुलाल लखोटिया जिसमें से प्रमुख है। यहाँ पर दो नाम, जिस तरीके से अभी पेपर का पैटर्न चल रहा है तो इसमें दो नाम महत्वपूर्ण और बनते हैं, जो कि राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र रहते हैं, दो अवयस्क विद्यार्थी जिनकी गिरफ्तारी इस सभा में होती है। उनका नाम देख लेते हैं, महादेव प्रसाद पांडे और पंकज लाल शर्मा। महादेव प्रसाद पांडे और पंकज लाल शर्मा जो दो अवयस्क विद्यार्थी रहते हैं राष्ट्रीय विद्यालय के, उनकी भी गिरफ्तारी सभा के दौरान होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त 1942 यानी अगले दिन रणबीर सिंह शास्त्री जो रहते हैं वो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों को लेकर एक जुलूस निकालते हैं। ये जुलूस जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से गांधी चौक तक के लिए निकलता है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों को इकट्ठा करके यहाँ पे जुलूस निकालते हैं रणबीर सिंह शास्त्री। 10 अगस्त 1942 को ये जुलूस गांधी चौक तक पहुंचता है और गांधी चौक में जब ये जुलूस पहुंचता है तो रणबीर सिंह शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर है? तो इसी ये 10 अगस्त को 1942 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का जुलूस, छात्रों का जुलूस, यहाँ रणबीर सिंह शास्त्री महत्वपूर्ण है और जो है गिरफ्तार हो जाते हैं 10 अगस्त 1942 को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में जो महिलाएं पढ़ते रहती हैं वो इस समय आंदोलन का साथ देती है और वो भी जो है जो स्कूल या कॉलेज जो भी थे जाना बंद कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है अन्य इसी दिन जो है 10 अगस्त 1942 को कुछ और लोग भी गिरफ्तार होते हैं, धनीराम वर्मा, कांकेश्वर बघेल और बद्री प्रसाद शुक्ल। धनीराम वर्मा, कांकेश्वर बघेल, बद्री प्रसाद शुक्ल, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि 10 अगस्त को ही गिरफ्तार होते हैं। ये इस जुलूस के नहीं रहते, ये अन्य जगहों से गिरफ्तार होते हैं। ठीक, अगला है 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को रायपुर के रेलवे स्टेशन में गिरफ्तारी होती है। रायपुर के रेलवे स्टेशन में गिरफ्तारी होती है ग्वालदास डागा, मनोहर लाल श्रीवास्तव और सेठ लक्ष्मी चंद। ग्वालदास डागा जो रहते हैं शिवदास डागा के बेटे रहते हैं। ये जो रहते हैं बंबई से, जो 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी हो रही रायपुर रेलवे स्टेशन में, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली जो ट्रेन रहती है जैसे ही रायपुर पहुंचती है और यहाँ पर जो है ये लोग जो है बंबई के अधिवेशन में ही भाग लिए रहते हैं ग्वालियर टैंक वाले में, तो इनको 11 अगस्त को गिरफ्तारी की जाती। ग्वालदास डागा, मनोहर लाल श्रीवास्तव और सेठ लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी 11 अगस्त को होती है क्योंकि ये रायपुर पहुंचते हैं, रायपुर में इनकी गिरफ्तारी होती है। इसी बीच जो रहते हैं कांग्रेस कार्यालय में ताला लगा दिया जाता है कि जितने भी जो कांग्रेस का कार्यालय हमने कल पढ़ा था, कैसे सरदार पटेल आए थे, कांग्रेस पत्रिका के बारे में पढ़ा था हमने, तो उसी में जो है कांग्रेस कार्यालय जो है यहाँ पर ताला लगा दिया जाता है। और क्योंकि अब कांग्रेस कार्यालय में ताला लग गया तो वहीं से तो हमारी कांग्रेस पत्रिका आ रही थी, ठीक है, जो प्रांतीय जिला कांग्रेस के द्वारा मुख्य रूप से प्रकाशित होती, जिला कांग्रेस जो थी वहां से प्रकाशित होती, तो यहाँ पर जो है ये कार्यालय बंद होती, कांग्रेस पत्रिका का जो प्रकाशन हो सकता था वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है 18 अगस्त 1942, 18 अगस्त 1942 को भी कुछ गिरफ्तारी होती है, वो देख लेते हैं किसकी किसकी गिरफ्तारी है। सब वही है, जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस में ही गिरफ्तारी हो रही है। नाम है मूलचंद बांगड़ी, जसकरण डागा, जमुनालाल चोपड़ा। मूलचंद बांगड़ी, जसकरण डागा और जमुनालाल चोपड़ा, इनकी गिरफ्तारी होती है 18 अगस्त 1942 को। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये पेपर में पूछा जाता है बार बार। एक्चुअल में क्या होता है, जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह रहते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे रहते हैं, ये नागपुर में पढ़ते रहते हैं, लॉ की पढ़ाई करते रहते हैं। तो ये नागपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में एक जुलूस निकालते हैं और वो जुलूस जो रहता है वो झंडा फहराने का काम करता है। वो झंडा फहराया जाता है नागपुर हाई कोर्ट में और नागपुर विश्वविद्यालय में। ये नागपुर हाई कोर्ट और नागपुर विश्वविद्यालय में जब झंडा फहराया जाता है तो वहां पे पुलिस के द्वारा गोली चालन किया जाता है, जिसमें ठाकुर रामकृष्ण सिंह बच जाते हैं। फिर ये वापस अपने शहर रायपुर आ जाते हैं और रायपुर में भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व करते हैं। तो 9 सितंबर 1942 को ठाकुर रामकृष्ण सिंह और वल्लभदास गुप्ता, ठाकुर रामकृष्ण सिंह और वल्लभदास गुप्ता, ये उनके सपोर्टर ही रहते हैं जब वहां पे रहते हैं ये नागपुर में, तो ये दोनों साथ में दोस्त ही रहते हैं। तो इनको 9 सितंबर 1942 में रायपुर से गिरफ्तार किया जा रहा है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह और वल्लभदास गुप्ता को। ठीक, क्योंकि इन्होंने नागपुर हाईकोर्ट और नागपुर विश्वविद्यालय में झंडा फहराते हैं, यानी शासकीय भवन में झंडा फहरा रहे थे।
10 सितंबर 1942 जैसे ही इनको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये छात्र रहते हैं, इनको जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, रायपुर में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों की हड़ताल हो जाती है। 10 सितंबर 1942 को रायपुर में स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों की हड़ताल हो जाती है और गांधी चौक में एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें 80 विद्यार्थी गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, तो 10 सितंबर 1942 रायपुर में गांधी स्कूल में कॉलेज के विद्यार्थी के छात्र गिरफ्तार होते हैं और गांधी चौक में सभा होती है, 80 लोग वहां गिरफ्तार किए जाते हैं। आगे देखते हैं, नागपुर में एक और व्यक्ति रहते हैं जो कि भाटापारा के कुंज बिहारी पाठक। भाटापारा के कुंज बिहारी पाठक जो रहते हैं वो भी नागपुर पढ़ने गए रहते हैं, तो इनके द्वारा भी नागपुर में जब छात्र आंदोलन होता है तो वो भी नेतृत्व करते हैं। यानी ये भी जो है छात्रों को वहां पे संगठित करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो नाम याद रखना, भाटापारा के कुंज बिहारी पाठक। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने युवा रहते हैं, 2 अक्टूबर 1942 का दिन आने वाला रहता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन, तो ये युवा सोचते हैं क्यों ना क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम जो है गांधी जयंती सप्ताह मनाते हैं। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, 20 सितंबर 1942 को यह तय करते हैं कि वो गांधी जयंती एक सप्ताह का आयोजन करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, शहर में गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा, ये सब बेचना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो है जो गांधी जयंती सप्ताह मनाने का जैसे विचार आता है तो बहुत से छात्रों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है जो मुख्य रूप से रायपुर के आसपास के क्षेत्र में गांधी टोपी या झंडा बेचने का काम कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है 26 सितंबर 1942 रणबीर सिंह शास्त्री जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे, अब वो जेल से छूटकर आ जाते हैं। अब रणबीर सिंह शास्त्री बाहर आते हैं और सरोना के पास सरोना के आसपास के क्षेत्र में रणबीर सिंह शास्त्री और सच्चिदानंद सिंह, आपके नाम याद रखना है, रणबीर सिंह शास्त्री और सच्चिदानंद सिंह जो रहते हैं ये सरोना के आसपास में रेल की पटरी को उखाड़ देते हैं और टेलीफोन की तारें काट देते हैं। रेल की पटरी और टेलीफोन की तारें काटते हैं 26 सितंबर 1942 को। आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये सच्चिदानंद सिंह है, सच्चिदानंद सिंह जो है ये ठाकुर प्यारेलाल के दूसरे बेटे थे। ठीक है, हमने अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने 3 बेटे पढ़ लिए, पहली क्लास में भी हमने देखा था। तो कौन कौन से, यहीं पर अगर हम देखें, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिंह और हरि ठाकुर हमने पढ़ा है। हरि ठाकुर वानर सेना के सदस्य थे, रायपुर में हमने पहले देख लिया था। तो ये भी जो है सरोना के आसपास ये जो है ये घटना होती है, रणबीर सिंह शास्त्री और सच्चिदानंद सिंह गिरफ्तार हुए। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसी समय रायपुर डायनामाइट कांड होता है अक्टूबर 1942 में। जो रायपुर के युवा लोग रहते हैं अब वो ये प्लान बनाते हैं कि रायपुर जेल में जितने भी क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया है, हम रायपुर जेल की दीवार में डायनामाइट लगाएंगे और डायनामाइट से रायपुर जेल की दीवार तोड़ेंगे और जितने भी राजनीतिक बंदी जो वहां पर हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास बावरिया, नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे। फिर से बोल रहा हूं, बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास बावरिया, नारायण दास राठौर और जय नारायण पांडे ये योजना बनाते हैं रायपुर डायनामाइट कांड की, रायपुर जेल की दीवार को बम से उड़ाने की। तो यहाँ पर जो है जो बम लेकर आते हैं, जो डायनामाइट लेकर आते हैं जबलपुर से, उनका नाम रहता है बिलक नारायण अग्रवाल। अब ये रायपुर जेल की दीवार को उसमें सुरंग बनाते हैं और उसमें डायनामाइट भी फिट करते हैं। बम जो है वहां पे डायनामाइट फूटता भी है, दीवार कुछ टूटती भी है, लेकिन जो राजनीतिक बंदी रहते हैं उनको ये बाहर नहीं निकलवा पाते। ठीक है, तो पुलिस जो है शक के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पर लेटर बॉक्स बर्निंग केस भी होता है। यानी जैसे कि लेटर बॉक्स को उखाड़ कर उसको जलाकर फेंक दिया जाता था, तो लेटर बॉक्स बर्निंग केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, ईश्वरी चरण शुक्ल और नारायण दास राठौर, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो लेटर बॉक्स बर्निंग केस में भी इनकी गिरफ्तारी होती है और ये 1944 तक जेल में रहते हैं। बाकी को शक के आधार पर कुछ समय के लिए गिरफ्तार होते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, वो चलता रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन इस केस में शामिल था और ये 2 लोग जो है इनको लेटर बॉक्स बर्निंग केस में गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस पत्रिका छप रही थी वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कुछ और पत्रिका प्रारंभ होती है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करती है। वो उसमें से एक पत्रिका है अग्रदूत। अग्रदूत जो है आपसे जैसा अभी उत्थान के बारे में पूछा गया है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सी पत्रिका छपती थी, तो अग्रदूत। तो अग्रदूत जो पत्रिका है इसका प्रकाशन 2 जून 1942 से प्रारंभ हुआ था। 2 जून 1942 ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी।
और जिसमें संपादक थे केशव प्रसाद वर्मा और स्वराज प्रसाद त्रिवेदी। तो संपादक थे केशव प्रसाद वर्मा, स्वराज प्रसाद त्रिवेदी। ये पत्रिका जो थी ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय लेख छापती थी, प्रमुख नेता के विचारों को छापती थी। कई बार जो है इस पत्रिका को बैन किया गया 1943 में क्योंकि इसका कंटेंट जो था वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। तो इसलिए जो है इस पत्रिका को समय समय पर बंद किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन इसका प्रकाशन जैसे ही चालू होता था फिर वो वैसे ही लेख छापते थे, फिर बंद हो जाता था। तो आपको याद रखना है कि अग्रदूत पत्रिका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय केशव प्रसाद वर्मा और स्वराज प्रसाद त्रिवेदी ने प्रारंभ किया था। एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 2 जून 1942 को इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इस पत्रिका में 8 से 12 पेज होते थे और इसका मूल्य था 4 रुपए वार्षिक। ठीक है, 8 से 12 पेज थे, 4 रुपए इसका मूल्य था वार्षिक। तो ये पत्रिका इंपॉर्टेंट है। और एक और पत्रिका का नाम मिलता है लेकिन उसके बारे में डिटेल हमको नहीं मिल पाती कि वो उसका प्रकाशन कैसे हुआ। एक था जनमत पत्रिका जिसका प्रकाशन जय नारायण पांडे ने किया था, जो यहाँ पर जिनका नाम पढ़ रहे हैं। तो जय नारायण पांडे भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो है जनमत पत्रिका का प्रकाशन करते थे। तो इसके बारे में हमारे पास ज्यादा सूचना उपलब्ध नहीं है, केवल नाम मिलता है। तो ये था हमारा रायपुर के क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम बाकी बिलासपुर, दुर्ग, ये सब क्षेत्र में भी भारत छोड़ो आंदोलन वाला पार्ट कवर करेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो ये पार्ट यहीं पर आज खत्म करते हैं। तो कल मिलेंगे तो हम भारत छोड़ो आंदोलन वाली पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।